काली और गोरी बेटी का शादी का लहंगा। जानवी बेटी, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर सी प्यारी सी बाबी डॉल। अरे वाह डैडी, ये तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। अब मैं ये लहंगा पहनकर दुल्हन बनूंगी। ठीक है गुड़िया रानी, और ये गिफ्ट मेरे बेटे सुमित के लिए है, सुंदर सा गन। हर्ष सुमित और जानवी को तोहफा दे रहा होता है कि तभी कोने में खड़ी छोटी सी सुमन उम्मीद लगाए हुए आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कुछ भी नहीं लाया मैं तेरे लिए। तुझे कितनी बार मना किया है कि अपना एक काला मनहूस चेहरा लेकर मत आया कर मेरे सामने। हाँ, चल जा यहाँ से अब। अपने पिता से डांट खाकर सुमन भराई आंखों से कमरे में चली जाती है। तभी उसका भाई सुमित भी कमरे में आता है। सुमन मेरी बहन, तू रो मत, तू मेरा खिलौना ले ले। मुझे ये गन नहीं चाहिए सुमित भैया, मुझे भी जानवी की तरह गुड़िया चाहिए। माँ और पिताजी जानवी से कितना प्यार करते हैं, मगर मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते, इसलिए कि मैं काली हूँ, जानवी के जैसी गोरी नहीं हूँ। ये कहते कहते सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुमित कहता है, किसने कहा कि मेरी बहन सुंदर नहीं है? हाँ, लाखों में से एक है मेरी बहन। देखना, एक दिन मेरी बहन को लेने घोड़े पर सवार होकर बहुत ही सुंदर सा राजकुमार आएगा और फिर मेरी ये छोटी सी बहन दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाएगी। पूरे घर में सुमित ही था जिसे सुमन से हमदर्दी थी। वहीं अपनी कोख से जन्म देने के बाद भी अनुपमा माँ होकर भी सुमन को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। जहाँ एक तरफ सुमन माँ के आंचल के लिए तरसती रहती थी, वहीं अनुपमा अपनी सारी ममताज जानवी पर ही लुटाती रहती थी। इस फर्क के साथ साल बीत जाते हैं। अब हर्ष और अनुपमा की दोनों काली गोरी बेटियां बड़ी हो जाती है और गोरे और सुंदर होने के चलते अब जानवी और भी ज्यादा घमंडी हो जाती है। सुमन, अरे ओ सुमन, अरे ओ नाशपिटी, नाश्ता बना कि नहीं? बस बन गया है माँ, अभी लगा देती हूँ। चलो सुमन, नाश्ता लगाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अपने बेटे सुमित को सुमन के साथ नाश्ता लगाता देखकर अनुपमा चिढ़कर कहती है, सुमित यहाँ कुर्सी पर आकर बैठ। कितनी बार कहा है ना तुझे, इस काली कलूटी के आसपास मत रहा कर। मेरी सुंदरता तो खा ही गई है। 9 महीने मैंने इसको अपने कोख में रखा, अपने खून से सींचा, और आखिर में क्या हुआ? बड़े ऑपरेशन से मुझे हुई भी तो ये काली बेटी पैदा हुई। अब बस भी करो माँ, उस बात को इतने साल बीत गए, फिर अब क्यों उन बातों को दोहराकर सुमन का दिल दुखा रही हो? इतने में जानवी जानबूझकर अपनी सैंडल से सुमन का पैर कुचल देती है। आह माँ, मेरा पैर। ओप्स, आई एम सॉरी सुमन दीदी, मैंने देखा नहीं, टेबल के नीचे अंधेरा है तो मुझे आपका काला पैर दिखा नहीं। कोई बात नहीं छोटी, तू बैठ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सुमन इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए भी अपनी गोरी बहन का दिया हुआ दर्द सह लेती है। अब हर्ष दोनों की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है। अनुपमा जी, कल हमारी दोनों बेटियों को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम सुमन को समझा देना। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए हर्ष जी। इसके बाद अनुपमा सुमन को बुलाती है। सुमन, सुमन, अरे ओ काली कलूटी, कहाँ मर गई? कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? जी माँ, आपने बुलाया? हाँ सुन, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो अपने इस बदसूरत चेहरे पर अच्छे से मेकअप कर लियो। मगर माँ, मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं, और ना मेरे पास मेकअप है। ओहो दीदी, जानवी के रहते तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। शुक्रिया छोटी। अगले दिन जानवी सुमन के सीधेपन का फायदा उठाते हुए उसे खराब मेकअप लगा देती है, जिससे सुमन का काला चेहरा दानों से भर जाता है। वहीं जानवी खुद अपने लिए छुपाए हुए महंगे मेकअप को लगाकर सुंदर तरीके से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, जहां कामिनी कहती है, अनुपमा जी, आपकी छोटी बेटी तो एकदम खरा सोना है, मगर बड़ी बेटी एकदम कोयले की भट्टी जैसी है, इसलिए मुझे आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मंजूर है। इस तरह से कामिनी सुमन को उसके काले रंग के चलते ठुकरा देती है और जानवी का रिश्ता पैसे वाले खानदान में पक्का हो जाता है, जिसके बाद भी कई रिश्ते सुमन को ठुकरा कर चले जाते हैं। इस बात को लेकर अनुपमा और हर्ष उसे बहुत कोसते हैं। पता नहीं ये काली कलूटी करमजली किसकी किस्मत में जाएगी, कब तक हमारी जान खाएगी। पता नहीं कौन से पाप किए थे जो ऐसी काली बेटी पैदा हुई है। बस कीजिए आप लोग, अगर सुमन का रिश्ता नहीं लग रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? नहीं सुमित भैया, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है,
मेरा काला रंग मेरी जिंदगी के लिए कोड बन गया है। पता नहीं ऊपर वाले ने किस कुश की कलम से मुझ बदकिस्मत काली की किस्मत लिखी है। सुमन सारी रात भगवान के आगे बहुत रोती है। कुछ दिनों बाद उसका रिश्ता लग जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। तभी हर्ष और अनुपमा अपनी गोरी बेटी की शादी के लिए उसकी पसंद से महंगा सा लहंगा खरीदते हैं। थैंक यू सो मच माँ। मैं हमेशा से अपनी शादी में ऐसा ही महंगा लहंगा पहनना चाहती थी। अरे लाखों में से एक है मेरी सुंदर बिटिया रानी, तो उसके लिए लहंगा भी तो लाखों का ही होना चाहिए ना। सुमित, ये देख, हमने जानवी की शादी के लिए ये महंगा लहंगा खरीदा है और लगे हाथ पीसी ज्वेलर से जानवी के लिए शादी के सारे गहने भी बनवा लिए हैं। अब अपनी गोरी सुंदर बेटी के लिए नकली सुनारों से सस्ता सोना थोड़ी खरीदते फिरते। जानवी का लहंगा तो बहुत ही अच्छा है माँ, मगर सुमन की शादी का लहंगा कहाँ है? सुमित, इस खुशियों भरी घड़ी में किस मनहूस का नाम ले लिया तूने? और उस काली कलूटी के लिए लाखों रुपए खर्च करके लहंगा खरीदने से कौन से वो हूर की परी लगने लगेगी। मेरे पास एक लाल रंग की साड़ी रखी हुई है, वो नई की नई रखी हुई है, उसी में कर देंगे उसका कन्यादान। अपनी माँ अनुपमा को ये सब कहते हुए सुमन सुन लेती है। बचपन से लेकर आज तक माँ पिताजी मेरे साथ फर्क ही करते रहे, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मायके से मेरी शादी और विदाई इस तरह से होगी। अब शादी की रस्में शुरू हो जाती है, जहाँ सुमन और जानवी को हल्दी लगाई जाती है। सभी औरतें शादी के गीत गाती हैं। हल्दी लगाओ री, तेल चढ़ाओ री, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ री। हल्दी लगाओ री, तेल चढ़ाओ री, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ री। शादी ब्याह के घर में कितने सारे काम बढ़ जाते हैं। जल्दी से मेहंदी लेकर नीचे जाना होगा। अनुपमा जल्दी जल्दी शगुन की मेहंदी लेकर सीढ़ी से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पांव फिसल जाता है। वो गिरते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर बेहोश हो जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी सुमन हल्दी की रस्म के बीच से उठकर भागकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, आंखें खोलो माँ, कितना खून बह गया है माँ। पिताजी, सुमित भैया, जल्दी आइए। इसके बाद सुमित अनुपमा को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर आकर जांच करते हैं। तभी सुमन भराई आंखों से कहती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण से इनके दोनों पैरों और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए अगले 15 दिन तक इन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट लेना होगा। ये सुनकर अनुपमा की गोरी बेटी जानवी गुस्से से कहती है, क्या 15 दिन? ऐसे तो मेरी शादी की सारी रस्में खराब हो जाएंगी। मेरी मेहंदी, संगीत, सारा का सारा फंक्शन बर्बाद हो गया। माँ, ध्यान कहाँ था आपका? देखकर क्यों नहीं चल रही थी? भगवान ने दो आंखें दी थी आपको। बस करो जानवी, यहाँ माँ की हालत इतनी खराब है और तुम्हें शादी के फंक्शन की पड़ी है। अपनी माँ को ठीक करने के लिए सुमन दिन रात उनकी बहुत सेवा करती है और रात रात भर जाग कर उनके पैरों की मालिश करती है, जिससे अनुपमा ठीक हो जाती है और उसे अपनी काली बेटी की कदर भी समझ में आ जाती है। सुमन, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी भी तुझे प्यार भरी नजरों से देखा भी नहीं। मैंने तेरे सर पर कभी प्यार भरा हाथ भी नहीं रखा और मुझे तेरी कदर समझ में आई भी तो अब, जब तू अपनी इस माँ को और इस मायके के घर आंगन को छोड़कर जा रही है। मगर अब मैं तेरी शादी फर्क के साथ नहीं, बल्कि उतनी ही धूमधाम के साथ होगी जितनी की जानवी की होगी। इसके बाद अनुपमा अपनी काली बेटी के लिए महंगा सा लहंगा खरीदती है और अपने हाथों से उसे शादी का जोड़ा पहनाकर उसे सजाकर मंडप में ले आती है, जहां हर्ष और अनुपमा दोनों माता पिता बनकर अपनी काली और गोरी बेटियों का कन्यादान कर देते हैं। और विदाई के वक्त हर्ष कहता है, सुमन बेटी, हो सके तो अपने इस पिता को माफ कर देना। आज तेरे कारण से तेरी माँ फिर से पैरों पर खड़ी है। तेरा बापू तुझे दिल से दुआएं देता है कि तुझे तेरे ससुराल में हर वो खुशी मिले जो तुझे मायके में कभी नहीं मिल सकी। मुझे माफ कर देना बेटा। सुमित भैया, माँ पिताजी का ख्याल रखना। इसी के साथ दोनों काली गोरी बेटियों की विदाई हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तेजस्विनी की 5 बेटी और एक बहू थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। तेजस्विनी की बहू अमृता बहुत संस्कारी और समझदार थी और वहीं उसे सिलाई का काम आता था, जिसके चलते वो कपड़े सिलती थी और घर खर्च के लिए पैसे कमा लेती थी। लेकिन वहीं तेजस्विनी का बेटा अनुराग बहुत शराब पिया करता था और शराब पीकर वह अपनी पत्नी अमृता के ऊपर अत्याचार किया करता था।
दो घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे, दो घूंट पिला दे साथिया। अनुराग शराब के नशे में अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी अमृता सिलाई कर रही होती है और वहीं उसकी 5 बहनें घर का काम कर रही होती हैं। जैसे ही तेजस्विनी की नजर अनुराग पर पड़ती है, तेजस्विनी गुस्से में अपने बेटे से कहती है, फिर से पी कर आ गया तू? अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरे आगे अभी तेरी 5 बहन कुंवारी बैठी हैं, उनकी शादी भी करनी है, लेकिन देख तुझे तो पीने से ही फुर्सत नहीं है। अरे ये उम्र तेरा पीने खाने की नहीं बल्कि कमाने की है, और काम कर अपनी बहनों की शादी करने की है। चुप कर बढ़िया, जब देखो बकर बकर करती रहती है। तेरी आवाज से मेरा सिर भी दर्द होने लगता है। जाकर अपनी जगह पर बैठ जा। अनुराग ऐसा कहने के बाद अपनी पत्नी अमृता से जाकर कहता है, अरे डार्लिंग, तुम यहाँ बैठी हो, चलो जाओ, मुझे कुछ पैसे ला कर दो। पैसे? कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? अब मैं तो कमाता हूँ नहीं, और तुम सिलाई करके पैसे कमा लेती हो, तो मैं तुम्हारे ही पैसों की बात कर रहा हूँ। जाओ अब चुपचाप जाकर मुझे पैसे दो, मेरी शराब की बोतल खत्म हो गई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है जी। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। चुपचाप जाकर मुझे पैसे लाकर दे दे, नहीं तो तेरा झलूस यही निकाल दूंगा। पीटने के डर से रोते हुए अमृता अपनी अलमारी से पैसे निकालती है और अनुराग को दे देती है, जिसके बाद अनुराग पैसे लेकर वहां से चला जाता है। बेचारी अमृता रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसकी 5 नंद उसके पास आती हैं और कहती हैं, भाभी संभालो अपने आप को, रोने से कुछ नहीं होगा भाभी। भाभी चुप हो जाओ भाभी, तुम्हारे भैया से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हाँ भाभी आपने सही कहा, आप चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, आपके मायके वाले तो हमसे सही हैं, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाभी, कम से कम आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, क्योंकि हमारे भैया नहीं सुधरने वाले। अमृता रोते हुए अपनी 5 नंद को गले से लगा लेती है और कहती है, कैसे चली जाऊं? तुम 5 मेरी नंद नहीं बल्कि मेरी बहन जैसी हो, बेटी जैसी हो। तुम्हारी जिम्मेदारी से भागकर मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कर देती, मेरे कंधों का बोझ हल्का नहीं होगा। अमृता अपनी 5 नंद की शादी करवाना चाहती थी, जिसके लिए वो पैसे जोड़ रही थी। कुछ दिनों में एक पंडित उसकी 5 नंद के लिए 5 भाइयों का रिश्ता लेकर आता है। देखो बहन, परिवार और वो 5 लड़के बहुत अच्छे और संस्कारी हैं, पैसों में भी सही हैं। उस घर में जाने के बाद तुम्हारी 5 नंद खुशहाल जीवन जिएंगी। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी नंद के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। अब रिश्ते की बात को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन इस रिश्ते के लिए तुम्हें दान दहेज भी देना होगा। तुम्हें तो पता ही है, आजकल लड़के काबिल होने के बाद उनके माता पिता को उनके ससुराल वालों से दहेज की कितनी उम्मीद होती है। ये सुनकर थोड़ी देर अमृता सोचने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी नंद के लिए दहेज जरूर इकट्ठा करूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप रिश्ता आगे बढ़ाइए। अमृता के कहने पर पंडित दोनों परिवार को मिला देता है, जिसके बाद शादी की तारीख निकल जाती है और इसी के चलते अमृता दिन रात मेहनत करने लगती है, लेकिन फिर भी अपनी 5 नंद की शादी में उन्हें दहेज देने के लायक पैसा नहीं जोड़ पाती। एक दिन वह एक कस्टमर के सिले हुए कपड़े लेकर जा रही होती है। कहीं मुझे ये कपड़े देने में देरी ना हो जाए, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। अमृता बहुत जल्दी चल रही होती है, तभी उसे एक लंगड़ाती हुई बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके पास बहुत सारा सामान होता है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? थोड़ी सी मदद कर दो, बहुत देर से चल रही हूँ, ऊपर से इतना सामान भी है। अमृता को उस बूढ़ी औरत पर तरस आ जाता है। वह उसका सामान उठाकर उसे छोड़ने के लिए चल पड़ती है। चलते चलते वह बूढ़ी औरत अमृता को जंगल में ले आती है। अम्मा जी, यहाँ आपका घर कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है। घर यही तो है तुम्हारा। अमृता के इतना कहते ही एक अजीब प्रकार की रोशनी निकलती है और वहां बहुत सुंदर प्यारा घर प्रकट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है, जिसे देखकर अमृता हैरान रह जाती है। कौन हो आप और क्यों मुझे फंसा कर लाई हो? यहाँ क्या चाहती हो तुम? अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे
शर्माओ मत, तुम्हें क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे मेरी 5 नंदों के लिए लहंगे दे सकती हो? उनकी शादी करवाना चाहती हूँ और उन 5 के लिए लहंगे खरीदना बहुत कठिन हो जाएगा। अमृता की ये बात सुनकर जादूगरनी मुस्कुराती है। बस इतनी सी ख्वाहिश है, ये लो। जादूगरनी अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके चलते वो 5 सोने की ड्रेस प्रकट हो जाती हैं, जो बहुत सुंदर लग रही होती हैं। अरे वाह, ये तो सोने की ड्रेस है। हाँ, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दी। वैसे तुम बहुत अच्छी लगी। तुम मेरे इतने भारी सामान को इतनी दूर तक लेकर आई। इसके लिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगी। पहला ये कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया की खुशियां दे सकती हूँ, और दूसरा ये, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दे सकती हूँ जिससे तुम लोगों की मदद कर सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अमृता थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद कहती है, क्या मुझे ऐसा जादू मिल सकता है जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं? मेरी तरह और भी इस दुनिया में गरीब हैं जिन्हें मदद की बहुत जरूरत है। मैं उन सभी की मदद करना चाहती हूँ। एक बार फिर से तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं देखना चाहती थी कि तुम लालची हो या नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। आओ मेरे पास आओ। जादूगरनी अमृता के हाथ पकड़कर उसके अंदर एक जादुई रोशनी प्रकट करती है। मैं जानती हूँ कि तुम एक दर्जी हो। अब से तुम जो भी कपड़ा सिलोगी वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कपड़ा होगा, और जो भी उस कपड़े को पहनेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। तुम अपने हाथों से गरीबों के लिए कपड़े सिलना और उन्हें दान करना, और हाँ, तुम कभी भी अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है और अमृता बहुत खुश होती है। अपने सिले हुए कपड़े कस्टमर को देने के बाद वो घर पर आती है और सोने की ड्रेस वह अपनी 5 नंद को देती है। ये लो सोने की ड्रेस। लहंगे तो सब लोग पहनते हैं, तुम 5 अपनी शादी में सोने की ड्रेस पहनोगी। लेकिन बहू, ये सोने के कपड़े कहाँ से आए? अमृता अपनी सास और अपनी 5 नंद को जादूगरनी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वह सभी हैरान रह जाते हैं। भाभी, एक बार आप अपने जादू का इस्तेमाल करके देखो। हाँ भाभी, काफी समय हो गया है, हम सब ने अच्छा खाना नहीं खाया। सबसे पहले खाना मांगना चाहिए। अपनी नंद की बात सुनकर अमृता कहती है, मेरे अंदर की शक्तियाँ, क्या तुम मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान दे सकती हो? अमृता इतना कहती है कि वहाँ बहुत सारा अलग अलग प्रकार का खाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही अमृता को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वह अपनी जादुई शक्तियों से मांग लेती। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी 5 नंद की शादी बहुत धूमधाम से करती है और उन्हें खूब सारा दहेज भी देती है। शादी वाले दिन उसकी 5 नंद सोने की ड्रेस पहनती हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह अपनी 5 नंद को खुशी खुशी विदा कर देती है, जिसके बाद वह अपने हाथों से गरीबों के लिए कपड़े सिलती है और उन्हें दे देती है। इसके बाद उन सभी की किस्मत खुल जाती है और उनके साथ बहुत अच्छा होता है। अभी तक मैंने जितने भी गरीब लोगों को कपड़े सिलकर दिए हैं, उन सभी की किस्मत खुल गई है। ये जादू तो सच में बहुत कमाल का है। अभी अमृता के घर पर एक रोती हुई लड़की आती है। क्या आप वही हो जिसके हाथ के कपड़े पहनकर लोगों की किस्मत खुल जाती है? मैं बहुत बदकिस्मत लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और हर रोज दाने दाने के लिए तरसती हूँ। उस बेचारी लड़की की बात सुनकर अमृता को बहुत दुख होता है। वो उसे अपने हाथों की बनी हुई एक ड्रेस सिलकर दे देती है, जिसे पहनने के बाद उस लड़की की धीरे धीरे किस्मत खुलने लगती है। सबसे पहले उसे एक बहुत सुंदर और अच्छे लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का उससे शादी कर लेता है और उस गरीब लड़की को एक अच्छा परिवार और एक अच्छा पति मिल जाता है। ये देख अमृता बहुत खुश होती है और वह इसी प्रकार अमृता अपने जीवन में सबकी मदद करती रहती है।